नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे सोनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 19 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम डेली बताते हैं ठीक कि हमारे जो एनालिसिस वीडियो होते हैं उनसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल का जो हमने एनालिसिस किया था उससे आज कई प्रश्न पूछे गए हैं। आपको दिखाते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे। ओके, और आज का पेपर कैसा था। तो दोस्तों आज का जो पेपर था ईवीएस देखिए टफ आई थी। उसमें ईवीएस घुमा फिरा करके आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आए हैं ठीक। तो आपको ईवीएस में ध्यान देना है। बाकी सीडीपी ठीक, और संस्कृत थोड़ा टफ आई थी। सीडीपी तो बहुत ईजी आती है। सीडीपी आपकी जो पैडागोजी है दोस्तों बहुत ईजी आती है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा 30 में 30 पूरा कर लेगा, ठीक है ना, अच्छे से बढ़िया कर लेंगे। ये स्कोरिंग है सीडीपी आपका ठीक, बढ़िया आ रहा है क्योंकि सीडीपी देखिए सब जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। ईवीएस ऐसा है कि ये व्यापक है थोड़ा, ठीक है। इसमें जो है जीएस के क्वेश्चन होते हैं तो ये पता नहीं चल पाता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो टॉपिक अभी तक पूछे नहीं गए ईवीएस के उसको आपको पढ़ना है ठीक, क्योंकि जो टॉपिक रह गए हैं दोस्तों उन्हीं से देखिए प्रश्न आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है ठीक, कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि उनसे और जो क्वेश्चन देखिए आज जो पूछा जा रहा है हो सकता है कि उससे कल भी प्रश्न पूछ ले, मतलब घुमा के वही प्रश्न नहीं पूछेगा, हो सकता है उसी से कुछ अलग प्रश्न पूछ ले। देखिए कल जो क्वेश्चन पूछा गया था पोषण स्तर से पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन आज फिर पोषण से पूछा गया है, लेकिन घुमा करके पूछा गया है, अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ओके, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन। हाँ, सीसीई से ईवीएस में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। सीसीई ये होता है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत ठीक है व्यापक मूल्यांकन होता है ठीक। इसमें बच्चों का आकलन किया जाता है, आपको पता है ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। इसके जो फैक्टर आज एग्जाम में पूछे गए थे, ईवीएस में एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था, इसके फैक्टर पूछे गए। तो 5 फैक्टर होते हैं, आपको पता होगा, हम आपको बता देते हैं ठीक है। लर्निंग होता है अधिगम, लर्निंग पहला, फिर इसके बाद फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक, सबमेटिव। इसके बाद दोस्तों आपका होता है स्कोलिस्टिक, शैक्षिक, और इसके बाद होता है को स्कोलिस्टिक, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है। भारत में बाघ हो, देखिए कल बाघ से पूछा गया है प्रश्न, हमने बताया था ना, कल बाघ से प्रश्न पूछा गया था, हमने डिटेल में इसके बारे में बताया भी है। इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया था कल क्वेश्चन कि बाघ की जो गुर्राहट होती है कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो वो 3 किलोमीटर तक, ठीक है। इससे प्रश्न बनता है। तो आज लेकिन क्या पूछ लिया गया है कि बाघों की संख्या का प्रभाव क्या पड़ा है घटने की संख्या का, ऐसा कुछ प्रश्न बना है ठीक। तो आपको हम बाघों के बारे में बताते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। हमने लिख रखा है आपके लिए, आप इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो हो सकता है अगले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस सारी चीज़ों को। अब देखिए बताते हैं हमको। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। हो सकता है देखिए इस समय जो डे हैं, दिवस हैं, उनसे प्रश्न बन रहे हैं। आज जल दिवस से देखिए प्रश्न बना है, कल हो सकता है किसी और दिवस से प्रश्न बन। और जो परसों पूछा गया था दोस्तों, तो आपका योगा डे से प्रश्न पूछा गया था कि योगा डे कब मनाया जाता है, यानी ऐसे पूछा गया था 21 जून को क्या मनाया जाता है ठीक। तो योगा डे मनाया जाता है, तो डे से प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको हम सारे डे याद करवा देंगे, डोंट वरी। अब दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है इससे बाघ से कि बाघ की जो संख्या घटी है उसका प्रभाव शायद कुछ पूछा गया था, तो इसकी संख्या के बारे में बताते हैं। तो टोटल भारत में दोस्तों बाघ हैं 2967 ठीक, और विश्व में दोस्तों जो बाघ हैं आपके 4500 हैं टोटल। तो पूरे विश्व का जो भारत में बाघ हैं दोस्तों वो आपके 70% है, लगभग 70%, यानी सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। बाघों की आबादी वाला देश सर्वाधिक भारत है। और 13 ही देश ऐसे हैं दोस्तों, 13 मात्र देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, सिर्फ 13 मात्र देश हैं। बाघ को पता ही होगा राष्ट्रीय पशु है हमारे देश का, ठीक है। और आपको जो तथ्य याद रखने हैं कि भारत में दुनिया में सर्वाधिक बाघ भारत में
ठीक है, आबादी वाला देश है, यानी भारत में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं दुनिया के। सबसे ज़्यादा बाघ आबादी वाला प्रदेश यानी जो आपका राज्य है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ लगभग 625 बाघ पाए जाते हैं। और जो टाइगर अभ्यारण्य है, 6 टाइगर अभ्यारण्य है यहाँ पर, इसको भी आप याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों आपका है नागा अर्जुन सागर श्रीशैल, ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य है आपका बोर, ठीक है, इसका नाम है दोस्तों बोर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, आपको इसको याद रखना है। बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सर्वाधिक, यानी जहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं जिस टाइगर रिजर्व में, उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जो पहला भारत में बनने वाला नेशनल पार्क था ये आपका कॉर्बेट है, ये उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात आपको बताते हैं दोस्तों पहला टाइगर रिजर्व, हाँ पहला टाइगर रिजर्व जो बना था दोस्तों आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में है। हाँ, एमपी के बाद कर्नाटक में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, आपको ये तथ्य भी याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था दोस्तों आपका बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, टाइगर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था। कब? 1973, ये भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, इसके बाद हाँ आपको याद रखना है जो नए, देखिए टोटल इस समय 54, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 54। जो नए 53वां बना था आपका गुरु घासीदास और तमोर पिंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ओके, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, ये भी तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। जो न्यूनतम, ठीक है, नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों आपका रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है ना, रानीपुर अभ्यारण्य कह सकते हो आप। रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये आपका चित्रकूट में दोस्तों। ये अभी 19 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर 2022 को बनाया गया है टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पोषण स्तर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मतलब जो है उपभोग करता है, ठीक है ना, पोषण स्तर जो होता है तो उसमें उपभोग का स्तर कैसा होता है, कैलोरी कितनी मिलती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था। मतलब जो है जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो जो उपभोग करता है उसके पश्चात दूसरे लेवल वाले को यानी कितनी कैलोरी मिलेगी, ऐसा कुछ प्रश्न बना था। तो आपको बताते हैं, हम कल इसके बारे में बताए थे, देखिए यही प्रश्न सेम पूछा गया है, ठीक है। आपको बताते हैं डिटेल में। ये देखिए दोस्तों, देखिए जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है यानी फूड चेन, ठीक है, एक फूड चेन बनती है जानवरों के बीच दोस्तों, जंतु जानवरों के बीच जो फूड चेन बनती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। खाद्य श्रृंखला भी हिंदी में इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट लेवल वाला होता है यानी प्राथमिक उत्पादक होता है उसको प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पोषण स्तर कहा जाता है। ये आपके होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपके पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, इसे आप याद रखना है। फर्स्ट लेवल इसको कहा जाता है, ठीक है। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, ये आपको याद रखना, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा दोस्तों पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। जो देखिए हरी पत्तियां होती हैं ना, पेड़ पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं उसको रसोई घर कहा जाता है पेड़ पौधों का, ठीक है। उसमें एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल दोस्तों, जिसमें मैग्नीशियम होता है एक तत्व। तो उसकी सहायता से क्लोरोफिल प्लस आपका सनलाइट हो गया, इसके बाद CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ओके। तो जो प्रथम पोषण स्तर होता है आपका, ये होते हैं आपके घास, वृक्ष, पादप, प्लवक, ठीक है। ये अपना स्वयं खाना बनाते हैं, ठीक है। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, स्वपोषी, ठीक, स्वपोषी। और जो परपोषी होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। तो फूड चेन में दोस्तों क्या होता है, आपको एक चीज़ बता दें, ऊर्जा का प्रवाह होता है। फूड चेन होती है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, जैसे घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा से फिर उसको
टिड्डे को कौन खाता है? आप मेढक खा सकता है, फिर मेढक से फिर आपको सर्प खा लेगा उसको। कौन खाएगा? सर्प। और सर्प को आपको, ठीक है ना, जैसे जो आपकी चीलबाज होती हैं तो वो खा लेंगी। तो दोस्तों ये एक स्तर बनता जाता है पोषण का, एक चैन बनती जाती है। तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा आपकी जाती है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो आज के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा घटती जाती है ऊर्जा। क्या होती है? 10%, ठीक है ना, 10%। यानी फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल में जब ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा तो 10% घटती है। ये तथ्य आपको याद रखना है। ठीक, यही एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे फर्स्ट लेवल में 700 जूल है तो अगले लेवल में कितनी हो जाएगी, तो अब इसका जब 10 से आप वो करोगे तो अब 70 बचेगी। ये इस तरह आपका जैसे आगे बढ़, यानी ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। जो आपके ऊर्जा का प्रवाह होता है फूड चेन में, उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, ये आपको याद रखना है। जो द्वितीय पोषण स्तर होता है इसमें आपकी ऊर्जा घट जाएगी। द्वितीय पोषण शाकाहारी होते हैं, ये जंतु प्लवक, टिड्डे, गाय, ठीक है, ये आपके द्वितीय पोषण स्तर में आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका तृतीय पोषण स्तर होता है, मांसाहारी होते हैं। ठीक, इन्हें देखिए एक बात यहाँ भी याद रखिएगा, जो द्वितीय पोषण स्तर होते हैं इसमें प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता मतलब जो, ठीक है, कि किसी से चीज़ें ग्रहण करते हैं, जैसे भोजन जो ग्रहण करते हैं स्वयं, ठीक है ना, दूसरे से लेकर के, तो उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो ये आपके द्वितीय जो पोषण स्तर इसमें उपभोक्ता हो जाएंगे। ये आपके टिड्डे, गाय, जंतु प्लवक हो जाएंगे, ठीक है, समुद्र में जो पाए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों तृतीय पोषण स्तर में आपका द्वितीय, ठीक है, उपभोक्ता होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता था। द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता और तृतीय पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। हाँ, इसके बाद आपका चतुर्थ पोषण स्तर आएगा तो तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक, तो आपको ये नहीं भूलना है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। द्वितीय पोषण स्तर में आपको प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। ठीक, तृतीय पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता होंगे, चतुर्थ पोषण स्तर में तृतीय उपभोक्ता होंगे। ये उच्च मांसाहारी होते हैं, जैसे भोजन जो आपके उच्च मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी दोनों होते हैं, मनुष्य जैसे हो गया। ठीक, ये आपका चतुर्थ पोषण स्तर में आता है और तृतीय उपभोक्ता होता है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, बार बार बता रहे हैं, भूलिएगा मत। ओके, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया ना 10% का ऊर्जा स्थानांतरण होता है, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में, ठीक है, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, सिर्फ 10%, ठीक है ना, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आपको ये बात याद रखनी है, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ओके, और ऊर्जा का क्षय होता जाता है, जैसे आगे बढ़ेंगे दूसरे लेवल में तो ऊर्जा का क्षय होता जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका जल दिवस से प्रश्न बना है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और आपके दिवस आपको याद रखने हैं, हम आपको बता देते हैं सारे दिवस, हो सकता है अगले एग्जाम में आपके पूछा जाए। तो आपको देखिए, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपका, एक आर्द्र भूमि मतलब जो गीली भूमि, आर्द्र का मतलब गील नहीं होता है, एक आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। ये तथ्य आपको याद रखना है, यानी ये डेट आपको याद रखनी है। 3 मार्च को दोस्तों, फिर इसके बाद 2 मार्च हो गया, 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव मनाया जाता है, विश्व, ठीक है, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च। 3 मार्च के बाद आपको याद रखना 20, ठीक है ना, मार्च याद रखना, इससे भी प्रश्न बनता है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया, ठीक है ना, गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है। इसके बाद 21 मार्च को आपको याद रखना है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, वानिकी दिवस, ये भी याद रखना है। और 22, ठीक है, 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। आज क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक, 5 अप्रैल को आप याद रखना है समुद्री दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल, ये बहुत पूछा जाता है, आपको इसको बिल्कुल याद, विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको याद। हाँ, इसके बाद 22 अप्रैल को, ठीक, देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और इसके बाद दोस्तों जो आपको याद 22 मई याद रखना है, 22 अप्रैल के बाद 22 मई याद रखना है,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये जो आपको हम बता रहे हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हैं तो बहुत सारे, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको हम बता देते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। 5 जून पूछा जा सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून ये तो आपको याद ही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक, ये आप याद। 29 जुलाई टाइगर रिजर्व डे होता है, इसको आप याद रखिएगा, यानी टाइगर दिवस होता है, ठीक है। और 16 सितंबर आप याद रख सकते हो, आपका विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। ये जो समताप मंडल होता है ना, उस पे पाई जाती है, एक परत होती है, ठीक है। इसके बाद आप याद रख सकते हो शौचालय दिवस, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो आपका 19, ठीक है, 19 नवंबर शौचालय। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप ये नहीं पूछा जाता, 24 दिसंबर याद रख सकते हो आप, ठीक। यही प्रश्न जो आपके ज़्यादातर पूछे गए हैं। हाँ, तंबाकू निषेध दिवस आपका पूछा जा सकता है 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके दोस्तों, ये तथ्य आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, 22 मार्च के बाद 22, ठीक है, अप्रैल याद रखना है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये तथ्य आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 22 मई। 22 अप्रैल के बाद 22, देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है, ठीक है, जैव विविधता दिवस, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों 22 को याद रखना है। इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, हाँ, वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। वहीदा प्रिज्म खान एक महिला थी। जो प्रिज्म दोस्तों इनके नाम के साथ जुड़ा है, इनके पिताजी ने, ठीक है, ये नाम इनको दिया था। एग्जाम में ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, किसने दिया था, इनके पिताजी ने। ये नौसेना सर्जन है, ये जम्मू कश्मीर की पहली नौसेना, ठीक है, महिला है नौसेना में जाने वाली। और दोस्तों आपको बता दें, जहाज़ में, ठीक है ना, जहाज़ जो नौसेना जहाज़ चलाने वाली शायद ये पहली महिला है, ये भी तथ्य पूछा जाता है। हाँ, पहली महिला ही है, नौसेना जहाज़ चलाने वाली पहली महिला है वहीदा प्रिज्म, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला, ठीक है, नौसेना में है ये, ठीक, पहली महिला है जो नौसेना में है, ये नेवी, ठीक है, नेवी से, ओके। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, नेवी प्लाटून में कितने कमांड होते हैं, तो आपको बता दें 3 कमांड होते हैं आपके। पश्चिम में होता है पश्चिमी नेवी कमांड होता है आपको, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पूर्वी नेवी कमांड आपका विशाखापट्टनम मुख्यालय है। दक्षिणी नेवी कमांड का मुख्यालय आपका कोच्चि में है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अब ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था, तो हमने आपको बता दिया, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जाए। ये प्रश्न नए हैं, ठीक है, इनसे यानी नेवी से देखिए प्रश्न पूछ लिया EVS में, तो ये प्रश्न इस तरह के पूछ रहा है, नए प्रश्न पूछ रहा है, तो अब क्या, ये जी के टाइप के क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। कमल के पौधे का जो डंठल होता है उससे प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो डंठल होता है उसमें छोटे से छेद होते हैं, और जब इसको हम तोड़ा जाता है दोस्तों, तो एक धागा नुमा संरचना निकलती है, तो धागे टाइप के निकलते हैं कुछ, तो उनसे क्या होता है दोस्तों, बत्तियां बनाई जाती हैं। मंदिरों में दिए जो जलाए जाते हैं उससे बत्तियां बनाई जा सकती हैं। और फूल जो डंठल होता है दोस्तों, डंठल के शीर्ष में दोस्तों फूल इसमें खिलता है। कमल का फूल दोस्तों डंठल के, ठीक है, शीर्ष में खिलता है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा गया था कि कमल के फूल के डंठल का कार्य क्या है, तो इस मंदिर में जलाए जाने के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं इससे, ये आपको याद रखना है। और आगे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान, यानी जो अलबरूनी से प्रश्न पूछा गया था कि ये अलबरूनी कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के थे, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ ये आए थे, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, ठीक है, भारत में। सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस है, सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया था 1025 में, ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं CDP में बहुत ईजी आ रहे हैं, हालांकि डेली जो देखिए जीन प्याजे वाइगोस्की से 3-4 प्रश्न आए हैं आज, तो वाइगोस्की जीन प्याजे से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कोहलबर्ग से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनकी जो नैतिकता का वाला चरण था, इन्होंने 3 चरण दिया था ना दोस्तों,
नैतिकता का 3 चरण दिया था। तो जो आपकी पहली होती है पूर्व परंपरागत, और एक की फिर लास्ट में होती है बीच में परंपरागत, और जो लास्ट में होती है उत्तर परंपरागत। तो दोस्तों जो कानून वाला है, कानून और आज्ञा पालन करके एक है ना, तो उसी का पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको बता दें पहले वाले में आपका आज्ञा एवं दंड है, जो आपका पहला चरण है। इसके जो अवस्थाएं हैं, देखिए सब में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो जो पहली अवस्था है तो इसमें दंड एवं आज्ञाकारिता है, और फिर साधन सापेक्ष है। और दूसरे वाले में आपका अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता। और इसके बाद दोस्तों है आपका, हाँ, जो आपका द्वितीय स्तर है इनका, तो उसी में है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। पहले देखिए जो आपका द्वितीय में देखिए लौकिक स्तर है ना, यानी परंपरागत स्तर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है। तो इसमें आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। और सेकेंड में आपका कानून व्यवस्था की उन्मुखता। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। हमने बता दिया, हम देखिए डेली बताते हैं। जो फर्स्ट लेवल है इसमें बच्चा दूसरों यानी अपने से बड़ों के मानक के हिसाब से कार्य करता है। सेकेंड लेवल है दोस्तों इस समाज के मानक के हिसाब से कार्य करता है। जो थर्ड लेवल है इनका नैतिकता का, उसमें जो खुद के मानक के हिसाब से काम करता है, यानी डिसीजन वो ले पाता है। पहले में नैतिकता शून्य होता है, नैतिकता मतलब बच्चा नहीं जानता है, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से कोहलबर्ग ने बच्चों से सवाल कुछ पूछे थे, तो उसी के आधार पर नैतिकता बताई थी। ठीक है, तो आपको इसके याद रखना है, हम डेली बताते हैं इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया आपका NCF 2005 और NEP 2020 से प्रश्न बने हैं। ठीक है, इन देखिए वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो जाके, डेली बताते हैं इनके बारे में हम। रेगिस्तान से प्रश्न बने हैं, रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लद्दाख याद रखिएगा। यहाँ एक जनजाति पाई जाती है चांगपा, एक जनजाति पाई जाती है चांगपा। ठीक है, ये चांगपा जनजाति आपकी रहती है दोस्तों, कहाँ पर रहती है? रेवो नामक एक टेंट होता है जिसे कोन शेप का होता है, तो रेवो नामक जो जहाँ रहती है उसको रेवो कहा जाता है। और अपनी जो भेड़ बकरियाँ जहाँ ये रखती है दोस्तों, उसको लेखा कहा जाता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों जो इनकी भेड़ बकरियाँ होती है उसमें एक ऊन बनती, एक शॉल बनती है जिसको पाशमीना कहा जाता है। पाशमीना शॉल बनती है जो अन्य 6 शॉलों के बराबर होती है। ठीक है, और 250 घंटे में उसको बुना जा सकता है। इन्हीं के मतलब जो भेड़ बकरियों से शॉल बनती है पाशमीना, ये आपको याद रखना है। इससे प्रश्न बनते हैं। आंतरिक अफेना देखिए कल ही हम बताए हैं, इससे प्रश्न आज पूछ लिया गया है। आंतरिक अफेना मतलब होती है, देखिए अफेना मोटिवेशन होता है एक टाइप का। देखिए एक बाह्य होती है अफेना, एक होती आंतरिक। तो बाह्य अफेना का मतलब होता है जैसे हम दूसरों से जब हमें, ठीक है ना, मोटिवेशन आता है। जैसे कि हमने कल भी एग्जांपल दिया था संदीप माहेश्वरी का, उनके वीडियो देख लिए, हमें मतलब जो है मोटिवेशन आ गया लक्ष्य को। देखिए अफेना का मतलब क्या होता है कि आप में ऐसी चीज़ें हो जाएं, यानी कुछ ऐसे मतलब जो है तरीक़ों से कि आप अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाए, यानी अपने लक्ष्य प्राप्त करने की ओर उन्मुख हो जाए, तो ये आपके अफेना होती है। तो दोस्तों जैसे संदीप माहेश्वरी की हमने वीडियो देख लिया, तो हमें मतलब जो है अंदर एक, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल जाएगी। ठीक, तो वो होती है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जब हम खुद से, ठीक है, हमें मतलब जो कुछ बनना है, कुछ करना, जैसे आप अभी हो, पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से कर रहे हो, यानी आपको लगता है कि मुझे अब सीटेट पास ही करना है। ठीक, सीटेट पास करना है, यानी आपके अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत हो गई है। ठीक, खुद यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है हम जब खुद से प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके, इसको हमने कल बताया था, ऐसे कुछ प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। और देखिए स्कैनिंग और स्कीमिंग हम डेली बताते हैं अपने वीडियो पर। स्कैनिंग का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है और हम डिटेल में पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, तो स्कैनिंग हो गई। और एक स्कीमिंग होती है, स्कीमिंग, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हम सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं उसमें, तो वो हो गया स्कीमिंग। स्कैनिंग का मतलब पूरा स्कैन कर लेना, पूरा डिटेल से पढ़ लेना, तो वो होता है आपका स्कैमिंग से प्रश्न पूछा गया था। चोमस्की से देखिए प्रश्न पूछा जाता है, बीच में नहीं पूछे गए लेकिन आज पूछा गया प्रश्न। इनकी जो मतलब थ्योरी थी, लैंग्वेज इक्वेशन थ्योरी इन्होंने दी थी ना, भाषा अर्जन,
इन्होंने भाषा की थ्योरी दी थी बच्चों पर, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भाषा संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन, किस देश में पेट्रोलियम पाया जाता है सर्वाधिक? तो आपका सऊदी अरब, यूएसए, ठीक है, और रूस हो गया, इनमें सर्वाधिक पाया जाता है। सऊदी, अबू धाबी, इन जगहों पर। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, मिट्टी की, ये क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएस में, ये ईवीएस का क्वेश्चन है। मिट्टी की मोटी दीवार, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर है? तो देखिए आपके राजस्थान में है। ठीक, इसे देखिए प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, यानी जो घरों की बनावट से हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो, घरों की विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न पूछे, असम में कैसे घर बनते हैं? तो असम के घर हमने अपने एक वीडियो बनाया है, आप जा कर के देख सकते हो उसमें। ठीक, हमने सब डिटेल में बताया, आपको 1 मिनट बता देते हैं एक बार। ये है दोस्तों, इसको देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। लद्दाख में जो घर बनते हैं, ये घर लकड़ी के बने होते हैं। देखिए, जहाँ जो ठंडी जगह होगी वहाँ घर हमेशा लकड़ी के बनेंगे, आपको ये तथ्य याद रखना है। और जो गर्म जगह होंगी वहाँ पर हमेशा घर मिट्टी के बनेंगे, क्योंकि मिट्टी की जो छत होती है दोस्तों, वो ठंडा पैदा करती है। ठीक है, लद्दाख में लकड़ी के घर बने होते हैं, ढलान वाली यानी समतल। ठीक है, समतल छत होती है, ढलान वाली, बर्फ़ से ढके होते हैं। और जहाँ आप इग्लू पूछा जाता है दोस्तों, इग्लू जो घर बनते हैं ये आपके बर्फ़ के घर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इस्किमो एक जात होती है, तो वो आपकी बनाती, एक जनजाति होती है इस्किमो, तो वो बनाती है इग्लू के घर। असम में जो घर बनते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये बांस के खंभों से घर बनते हैं आपको, और वहाँ बारिश बहुत होती है दोस्तों, तो और लकड़ी के घर भी वहाँ बनते हैं, आपको ये भी याद रखना है। बांस के खंभों, लकड़ी के घर ही बनेंगे। तो ये 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ज़मीन से जब बारिश होने लगती है। ठीक, कश्मीर के घर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है, लद्दाख या कश्मीर में, बकरवाल जो घर बनाती है दोस्तों, ये बकरियाँ चराते हैं, ये घर मिट्टी के घर बनाते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। कश्मीर में पुराने घर विशेष प्रकार की खिड़कियाँ लगी होती हैं, जिन्हें डाब कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ के जो कश्मीर में जो गांव होते हैं, उनके जो घर बनते हैं, पत्थर की कटाई से बनाया जाता है। घरों को पत्थर की कटाई से घर बनाया जाता है कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है और मिट्टी के साथ लेपित किया जाता है। किसके साथ? मिट्टी के साथ उनको लेपित किया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गोबर होता है दोस्तों, जो गोबर का लेपन होता है, वो क्यों किया जाता है? ताकि, ठीक है ना, जो मतलब जो कीड़े लग जाते हैं, कीड़े न लगे, कीड़े को बचाने के, जब गोबर से हम लेपन कर देते हैं तो कीड़े नहीं लगते दीवार पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्रीनगर में जो घर बनाए जाते हैं, आपको बता दें, श्रीनगर में जो डल झील है, झेलम नदी में डोंगा हाउस बोट देखी जा सकती है, अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह होती है ये। मनाली में दोस्तों घर पूछा जाता, अभी पिछले शायद ये पूछा गया था, ये जो पिछला एग्ज़ाम 17 या 18 नहीं, हाँ 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था। मनाली जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, यहाँ के घर जो बनते हैं, ये पत्थर लकड़ी से बनाए जाते हैं, आपको याद रखना, पत्थर एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं। और आपके कश्मीर में भी पत्थर की कटाई से घर बनाए जाते हैं, जहाँ बर्फीली इलाके होंगे ऐसे घर बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पूछेंगे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए, अगर विश्व में आप देखोगे दोस्तों, तो जो कटिबंधीय इलाके होते हैं, यानी विषुवत रेखीय इलाके जो होते हैं, वहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। आपको बता दें, जैसे पृथ्वी है, ठीक, 1 मिनट को, हाँ पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी में जो ये इलाका होता है, ठीक है, ये क्षेत्र होता है आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर आपको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहाँ पर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और आपको याद रखना है, जो मतलब दक्षिण और ये उत्तर है, दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर आपका मकर रेखा होती है, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर आपकी कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है, जो भारत को, ठीक है, 8 राज्यों में डिवाइड, मतलब भारत को 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत को बीचों बीच से काटती है कर्क रेखा। ठीक, ओके। और कर्क रेखा वाला जो हमने एक वो था, एक ट्रिक थी, हमने बताया था आपको, वो याद रखना लेना है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक, उसका हमने ट्रिक बताया था ना, कि जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसका ट्रिक ये है कि गमछा झार मित्र पर, गमछा झार,
ठीक, मित्र पर हमने हर वीडियो पर बताया, फिर भी आपको बता देते हैं। गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, यम से मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये पर। और जो आपकी विषुवत, इसके बाद देशांतर रेखा होती, जीरो देशांतर रेखा होती ना, आपको पता होगा ना, जो ग्रीनविच से गुजरती है। तो जो जीएमटी होती है दोस्तों, वहाँ से भारत की जो देशांतर रेखा होती है आपकी 82.5 डिग्री है। मानक समय रेखा जो भारत की है 82.5 डिग्री है पूरब की तरफ। ठीक, और ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का जो समय है दोस्तों, वहाँ से, ठीक है, ग्रीनविच से, लंदन से, जो आपकी ग्रीनविच लंदन में है ना, वहाँ से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। इसको भी आपको याद रखना है। भारत की जो मानक समय रेखा है दोस्तों, ये आपकी गुजरती है 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, आपको इसे याद रखना है। 5 राज्यों से गुजरती है, तो उसका ट्रिक होती है उमा एसी चलाकर उड़ गई। तो उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ीसा। ओके, ये हम अलग से बता। हाँ, और जो भारत में जो विषुवत रेखी वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके, यानी उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं, ठीक, ये आपके जैसे जहाँ पर देखिए, जैसे भारत है ना, जो सबसे नीचे इलाका है, जो भारत देखिए 8 से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री अक्षांश रेखाओं से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो आपके उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखी वन पाएंगे, उष्णकटिबंधीय के नज़दीक है ये। ठीक है, और आपके जैसे कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जैसे असम में हो गए, ठीक, इन जगहों पर आपके, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मोस्टली। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद ईवीएस में जो प्रश्न पूछे गए आपके ऑब्जर्वेशन से प्रश्न पूछे गए थे, अवलोकन से। ठीक, और देखिए लिंग रूढ़िवादिता से डेली प्रश्न पूछा जाता है। डेली हम बताते हैं कि लिंग विभेद नहीं किया जाता है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो लिंग समानता की बात की जाती है, लैंगिक समानता की बात की जाती है। यानी वैसे क्वेश्चन को आप जहाँ पर विभेद समझ में आए उन क्वेश्चनों को आप कट कर दो। ओके, पॉजिटिव आंसर दो। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था? ये उज्बेकिस्तान, इससे प्रश्न बना था। वैन हीले मैथ में बेलन से प्रश्न पूछा गया था। वाष्पन से ईवीएस में संघनन पक्षी से प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, एक बच्चे ने बताया था, शायद पक्षी से प्रश्न पूछा गया था कोई। वाष्पोत्सर्जन से प्रश्न पूछा गया है। ये सारे बने। हम वाष्पन हमने बताया था कल के वीडियो में या परसों की वीडियो में हमने बताया था कि जब वाष्पन तब होता है, यानी जब तापमान बढ़ जाता है, ठीक, तापमान की स्थिति में वाष्पन होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता होगा ना कि जो द्रव होती है, द्रव से जब गैस बनता है तो वाष्पन होता है। असंघनन कब होता है? संघनन उल्टा होता है, जो आपके ये गैस होती है, गैस से जब द्रव बनता है, ठीक है, तो आपका संघनन होता है। वाष्पोत्सर्जन जब, मतलब जो वही चीज़ होती है, वाष्पन जो होता है वही वाष्पोत्सर्जन होता है। ओके, इवेपोरेशन इसे कहा जाता है। हाँ, ये सारे प्रश्न जो दोस्तों आपके आज के, ठीक, एग्जाम में पूछे गए थे, आपको याद रखना है। हाँ, ईवीएस के लिए देखिए जो टॉपिक रह गए हैं आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उन्हीं टॉपिक से पूछे आप एक बार देखिए। इस समय डे से प्रश्न आ रहे हैं तो डे आप रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए पक्षियों से डेली प्रश्न पूछा ही जाता है, उनको आप रिवीजन करते रहिए। जो पूर्व के प्रश्न हैं उनको आप रिवीजन करते ही रहिए, क्योंकि उनसे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।